नमस्कार, मैं डॉक्टर चैतन्य हूँ और हम देख रहे हैं हमारा चैनल क्रिटिकल केयर बेसिक्स। और इस चैनल में हम देख रहे हैं ईसीजी ट्यूटोरियल। दिस इज ईसीजी ट्यूटोरियल 10 और लास्ट ट्यूटोरियल में हमने देखा था लेफ्ट बंडल ब्लैंक ब्लॉक और इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे फैसिकुलर ब्लॉक्स, राइट। तो चलते हैं फैसिकुलर ब्लॉक्स। Left bundle is divided into left anterior fascicle जो कि पतला और लंबा रहता है और left posterior fascicle. Left anterior fascicle is long and thin, लंबा रहता है और left ventricular outflow tract के नीचे रहता है, right? So left ventricular outflow tract में कुछ भी प्रॉब्लम रहा, turbulence रहा, तो ऐसे पेशेंट को left anterior fascicle block हो जाएगा। और दूसरी चीज है लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल इज सप्लाइड बाय द लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। जैसे कि यहां देखते हैं तो जो लेफ्ट एंटीरियर फैसिकल है इट इज सप्लाइड बाय लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी। तो जब भी पेशेंट लेफ्ट एंटीरियर डिसेंडिंग आर्टरी में लेफ्ट एंटीरियर वॉल एमआई होंगे तो पेशेंट विल हैव फैसिकुलर ब्लॉक, लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक। लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकल मोटा रहता है, थिक रहता है एंड इट हैज अ डबल ब्लड सप्लाई। पीछे से राइट कोरोनरी आर्टरी से भी सप्लाई मिलता है, इसलिए लेफ्ट पोस्टीरियर फैसिकुलर ब्लॉक इज रेयर। लास्टली कुछ पेशेंट्स में सेप्टल फैसिकल मिलता है कुछ इंडिविजुअल्स में, और मिडल फैसिकल भी कहते हैं उसको। दैट इज रिस्पांसिबल फॉर इनिशियल लेफ्ट टू राइट सेप्टल एक्टिवेशन। हम बाद में देखेंगे इस चीज को। व्हाट हैपेंस इन लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक? ये जो लेफ्ट बंडल ब्रांच है उसका एंटीरियर डिवीजन ब्लॉक्ड है, तो इनिशियल करंट कहां जाएगा? पोस्टीरियरली एंड इंफीरियरली। इनिशियल क्यूआरएस वेक्टर इंफीरियरली एंड टू द राइट। सो जिससे क्या होगा, छोटा सा आर वेव आ जाएगा इन इंफीरियर लीड्स लाइक 2-3 AVF एंड छोटा सा क्यू वेव आ जाएगा क्योंकि करंट लेफ्ट साइड से दूर जा रहा है, तो छोटा सा क्यू वेव आ जाएगा इन लीड 1 एंड AVL जो लेफ्ट साइडेड लीड्स। उसके बाद यहां से लेफ्ट साइड डिपोलराइज होती है, तो करंट जो टर्मिनल वेक्टर्स विल बी गोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट एंड सुपीरियरली। तो पहला करंट गया था इंफीरियरली एंड टुवर्ड्स राइट, और बाद में करंट जाएगा लेफ्ट टुवर्ड्स एंड सुपीरियरली, प्रोड्यूसिंग अ टॉल आर वेव इन द लेफ्ट साइडेड लीड्स and a deep S wave in the right side leads, right? कुल मिलाके this is satisfies the left axis deviation. Very last terminal component may be directed slight to the right or left. उसके बाद last terminal component है वो थोड़ा right या left की तरफ जा सकता है, but that is not important. So what are the criteria? QRS duration normal रहेगी या तो हल्की सी बड़ी हुई रहेगी, लगभग 110 मिलीसेकंड्स के अंदर ही। 110 मिलीसेकंड्स मतलब लगभग 2.5 स्मॉल स्क्वायर्स, उससे छोटी रहेगी क्यूआरएस ड्यूरेशन। क्यूआरएस एक्सिस विल बी मोर नेगेटिव देन -30, मतलब लेफ्ट एक्सिस डेविएशन। इन फैक्ट लेफ्ट एंटीरियर फैसिकुलर ब्लॉक इज डायग्नोज्ड बाय लेफ्ट एक्सिस डेविएशन एंड इट इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन, राइट। एंड छोटा सा r और डीप s इन इंफीरियर लीड्स एंड छोटा सा q और टॉल r इन द lateral leads। वही फिर से डिपिक्ट किया गया है इन द inferior leads you get a R and deep S, and in the lateral leads you get small q and tall r. So this is left anterior fascicular block, small r and deep S and small q and tall r in the lateral leads। हमने एक्सिस डेविएशन के क्लास में देखा है कि जब भी दो लीड्स में कॉन्टिग्यूअस लीड्स में टॉल आर वेव्स रहती है तो एक्सिस इज समवेयर इन बिटवीन। सो जैसे लीड 1 इज 0, राइट, एंड लीड AVL इज -30, सो दोनों में टॉल आ रहा है, सो एक्सिस इज समवेयर इन बिटवीन 1 एंड लीड AVL, बस AVL का जो आर्म है दैट इज टॉलर देन, सिग्निफिकेंटली टॉलर देन लीड 1, सो एक्सिस इज मोर लेफ्टवर्ड और मोर नेगेटिव देन -30।
जैसे कि हम देख चुके हैं, इनिशियल करंट कहां जाता है? इनिशियल करंट गोस टू राइटवर्ड एंड इंफीरियरली, राइट? सो इनिशियली आपको क्या मिलता है? छोटा सा आर वेव इन द इंफीरियर लीड्स। तो ये जो इनिशियल आर वेव है इन द इंफीरियर लीड्स, दैट कैन बी एब्सेंट इन इंफीरियर वॉल एमआई और इनकम्प्लीट लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक, और कभी-कभी WPW सिंड्रोम। दूसरा, इसमें यू गेट डिलेड इंटेंसिफाइड डिफ्लेक्शन। व्हाट इज इंटेंसिफाइड डिफ्लेक्शन? हमने देखा है कि इंटेंसिफाइड डिफ्लेक्शन इज द टाइम टेकन फ्रॉम करंट टू रीच फ्रॉम एंडो टू एपिकार्डियम फॉर डीपोलराइजेशन। तो जो लेफ्ट बंडल ब्रांच के एंटीफेसिकुलर ब्लॉक है, इसलिए जो पीछे से पोस्टीरियर फेसिकल से करंट होते हुए लेफ्ट साइड में जाता है, दैट गोस थ्रू द मसल सेल्स एंड नॉट द पुर्किंजे फाइबर्स। इसलिए यू गेट डिलेड इंटेंसिफाइड डिफ्लेक्शन। कैसे मेजर करते हैं इंटेंसिफाइड डिफ्लेक्शन? फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ Q टू द पीक ऑफ R। ये 45 मिलीसेकंड से ज्यादा होता है, मतलब एक स्मॉल स्पेस से हल्का से ज्यादा होता है। You also get slurring of R wave in one AVR। AVR में आपको Q और R पैटर्न मिलेगा, छोटा सा Q और टॉल R पैटर्न मिलेगा, या बाइफेजिक पैटर्न मिलेगा, और जो R wave है that will have a slurring। नाउ हम जो ECG देखते हैं उसमें दो प्रकार के लीड्स होते हैं। एक तो फ्रंटल प्लेन में लीड्स होते हैं, जैसे कि लिंब लीड्स 1 2 3 AVR AVL AVF, और हॉरिजॉन्टल प्लेन में लीड्स होते हैं V1 to V6। तो नॉर्मली अपने हॉरिजॉन्टल प्लेन में QRS का जो एम्पलीट्यूड है वो ज्यादा रहता है, राइट? परंतु इसमें जो कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है, इसलिए करंट पहले नीचे की तरफ जाता है और फिर ऊपर की तरफ आता है, इसलिए यू गेट अ wide more amplitude of QRS in the limb leads than the chest leads। For example, यहाँ पे देखो lead 2 में QRS amplitude कितना है और V6 में इससे कम है। Normally ज़्यादा मिलना चाहिए V5 V6 में। So this is because of the larger amplitude in the frontal plane। यहाँ AVL में you get a small Q and tall R, 1 and AVL में। What happens in the precordial leads? In precordial हम देखें कि जो करंट है वो ज्यादा नीचे की तरफ, राइट तरफ नीचे की तरफ जाता है, फिर ऊपर की तरफ आता है। इसलिए इन precordial leads मतलब V1 to V6 में आपको क्या मिलेगा? Small Q waves in V5 V6 disappear as normal left to right septal activation is replaced by posterior inferior। Normally क्या होता है? सेप्टम का एक्टिवेशन क्या होता है? लेफ्ट साइड ऑफ लोअर सेप्टम टू राइट साइड, दैट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल R wave in V1 and Q wave in V6। परंतु यहाँ पे एक्टिवेशन कहां से हो गया? ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है इनिशियल एक्टिवेशन, इसलिए V5 V6 में आपको ये Q wave नहीं मिलेगी। दूसरा, एक्टिवेशन ऑफ R waves छोटे हो जाते हैं, और लास्टली यू कैन सी प्रोमिनेंट S waves। So these are the changes in the precordial leads। What are the T wave changes in left anterofascicular block? जैसे कि हम सभी बंडल ब्रांच ब्लॉक्स में देख चुके हैं कि T wave is usually opposite to the main QRS complex। Abnormal depolarization leads to abnormal repolarization। तो जहां QS नेगेटिव है वहां पे T wave will be पॉजिटिव, जहां पे QR पॉजिटिव है, टॉल R wave है, वहां पे T wave will be नेगेटिव। पर ये कंसिस्टेंटली मिलते ही ऐसा नहीं। कॉजेस ऑफ लेफ्ट एंटीरोफेसिकुलर ब्लॉक, कुछ लोगों में नॉर्मल मिलता है 1.2 to 2.5%, बट जैसे उम्र बढ़ते जाती है वैसे बहुत ज्यादा लोगों में, लगभग 8% लोगों में 90 साल के ऊपर लेफ्ट एंटीरोफेसिकुलर ब्लॉक मिलता है। जब भी एलवीओटी में हाई प्रेशर और टर्बुलेंस मिलता है तभी आपको लेफ्ट एंटीरोफेसिकुलर ब्लॉक मिलेगा, जैसे एओर्टिक वॉल सर्जरी, हाइपरटेंशन, कार्डियोमायोपैथी, सीएडी। इंटरेस्टिंगली ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एप्निया में 70% पेशेंट्स को आपको लेफ्ट एंटीरोफेसिकुलर ब्लॉक मिलेगा। कोरोनरी आर्टरी डिसीज इज अ नोन कॉज, और डीजेनरेटिव डिसीज जैसा हम देख चुके हैं, कंडक्टिंग सिस्टम के डीजेनरेटिव डिसीज लाइक लेनिग्रेस डिसीज एंड लेफ डिसीज में मिलता है। एलवीओटी ट्रैक के नीचे से गुजरता है, इसलिए एओर्टिक वॉल सर्जरी में
लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक मिलेगा। छागास डिसीज ये पैरासिटिक डिसीज है, इसमें मिलता है। कंजेनाइटल हार्ट डिसीज, ट्राइकुस्पिड अट्रेसिया, एंडोकार्डियल कुशन डिफेक्ट, सिंगल वेंट्रिकल और स्पॉन्टेनियस एंड सर्जिकल क्लोजर ऑफ वीएसडी, वीएसडी के क्लोजर में भी आपको मिलेगा। इन्फिल्ट्रेटिव एंड इन्फ्लेमेटरी फैब्रिज डिसीज वगैरह रेयर डिसीजेस है। एंड एक्यूट एमआई, जब भी एक्यूट एमआई में लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक निकलता है तो इट इंडिकेट्स लेफ्ट एंटी डिसेंडिंग आर्टरी लीजन, क्योंकि एलएडी इज द सप्लाई ऑफ लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक, और एलवी डिसफंक्शन और ट्रिपल वेसल डिसीज। लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक से भी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल हाइपरट्रॉफी से भी लेफ्ट एक्सिस डिविएशन होता है। तो कभी-कभी हमको जानना मुश्किल हो जाता है कि लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक से एक्सिस डिविएशन हो गया है या लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी से एक्सिस डिविएशन हो गया है। जैसे कि यहाँ अपन देखते हैं कि लीड 2 में छोटा सा आर और डी पेस है और लीड एवीएल और लीड 1 में छोटा सा क्यू और टॉल आ रहा है, तो ये लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक है। और अगर अपन वोल्टेज क्राइटेरिया से देखें तो V3 में डीप एस है और V6 में टॉल आ रहा है, तो ये लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी प्लस लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक। यूजुअली आइसोलेटेड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में आपको उतना लेफ्ट एक्सिस डिविएशन नहीं मिलेगा जितना लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक में मिलता है। तो अपने को कब क्लू मिलता है कि लेफ्ट एंटीफेसिकुलर ब्लॉक के साथ लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी है, क्योंकि अगर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिल सकती है। और जैसे कि हम देख चुके हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में क्यूआरएस वोल्टेज जो रहता है वो फ्रंटल लीड्स में ज्यादा रहता है बनिस्बत की हॉरिजॉन्टल लीड्स में। तो अगर साथ में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी तो हॉरिजॉन्टल लीड्स में भी आपको क्यूआरएस वोल्टेज ज्यादा मिलेगा। एसटीटी चेंजेस टीन वर्जन जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में ज्यादा मिलता है देन द एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, और क्यूआरएस वाइडनिंग हो सकता है। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक कैन मिमिक ओल्ड एमआई, राइट, क्योंकि आपको जैसे एवीएल में आपको छोटा सा क्यूवेव और टॉल आर मिल रहा है, तो ऐसा लगता है कि एवीएल में ये मिल रहा है तो आपको लगता है कि इट कुड बी lateral wall MI. Anteroseptal or even lateral wall MI may be suspected because of the QS pattern. Small R waves in the inferior leads with superior axis deviation may be confused with the inferior wall MI. तो कभी-कभी छोटे से R waves और waves जो ऐसा लगता है कि R wave progression नहीं है, R wave छोटे, that could be mistakenly diagnosed as inferior wall MI. Persistent STT abnormalities such as prior inferior MI, while most patients with LAFB have normal T waves. अगर आपको लगता है कि inferior wall MI से confusion हो रहा है तो STT changes देखें, अगर STT persistent changes हैं तो फिर inferior wall MI diagnose कर सकते हैं। और inferior MI will be seen with Q waves, जबकि LAFB में आपको inferior wall inferior leads में R waves मिलेंगे छोटे से। Left anterior fascicular block can sometimes mimic WPW सिंड्रोम। जैसे यहाँ पे देखते हैं AVL में टॉल आर्म वेव है और इंफीरियर लीड्स में QS पैटर्न है, तो आपको ऐसा लगेगा लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है, अच्छा खासा लेफ्ट एक्सिस डिविएशन है, बट सी द स्मॉल PR इंटरवल, द डेल्टा वेव एंड द वाइड QRS, सो दिस डिफरेंशिएट्स। नाउ लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक से एट्रियल फिब्रिलेशन होता है ऐसा नहीं, बट लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक से इट इज अ मार्कर ऑफ कार्डियक फाइब्रोसिस। कार्डियक फाइब्रोसिस होता है एलवीओटी के पास, एलवीओटी के नीचे, और उसके कारण लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक हो सकता है। तो कार्डियक फाइब्रोसिस से ही AF भी होता है, इसलिए इट कुड बी अ प्री रनर ऑफ AF। इनफैक्ट कुछ स्टडीज में पाए गए कि लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक वाज एसोसिएटेड विद डेवलपमेंट ऑफ एट्रियल फिब्रिलेशन। कुछ स्टडीज में ये भी पाया गया कि जिनको लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है दे वर एट इंक्रीज्ड रिस्क ऑफ डेथ, एट्रियल फिब्रिलेशन और हार्ट फेलियर। कुल मिला के अगर आपके पेशेंट को ECG में लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक है और उस कैटेगरी में आता है तो कीप हिम अंडर फॉलोअप फॉर डेवलपमेंट ऑफ AF। लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक अपने आप में डोसाइल है, उसको स्पेशल ट्रीटमेंट की जरूरत नहीं। अगर साथ में बाइफेसिकुलर या ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक है, फॉर एग्जांपल साथ में राइट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक है या राइट वेंट्रिकल ब्रांच ब्लॉक प्लस फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक है, दैट इज कॉल्ड एज ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक,
ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक फिर से रिपीट करता हूं, फॉर एग्जांपल लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक प्लस राइट वेंट्रिकुलर ब्रांच ब्लॉक प्लस फर्स्ट डिग्री AV ब्लॉक, तो दिस इज कॉल्ड ट्राइफेसिकुलर ब्लॉक. सच पेशेंट्स कैन समटाइम्स रिक्वायर पेसमेकर. जब न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जो हार्ट को इन्वॉल्व करते हैं, कंडक्शन सिस्टम को इन्वॉल्व करते हैं, फॉर एग्जांपल एंडरसन डिसीज, फैब्रिज डिसीज, उनको भी आपको कभी कभी पेसमेकर की जरूरत पड़ सकती है. और लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में ऑलवेज कीप अ वॉच ऑन डेवलपमेंट ऑफ AF और हार्ट फेलियर. नाउ लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक ये लेफ्ट एक्सिस डेविएशन का सबसे कॉमन कारण है, परंतु अकेला कारण नहीं. सो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक, बट अदर कॉजेस also cause left axis deviation. For example, in pheobalmi, in some patients of WPW syndrome, apex में RV apex या LV apex में जब भी pacing lead होता है तो it causes left axis deviation. कभी-कभी ectopic rhythm जो LV से आता है that will cause left axis deviation. Rarely COPD में left axis deviation मिलता है, और कुछ congenital heart diseases में like endocardial cushion defect, tricuspid atresia, hyperplastic RV और सिंगल वेंट्रिकल, उसमें आपको लेफ्ट एक्सिस डेविएशन मिल सकता है. बट बाय फार द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ सिग्निफिकेंट लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक. द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक इज लेफ्ट एक्सिस डेविएशन इज लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक. इस स्थिति में आप देख सकते हैं कि द पेशेंट हैज राइट वेंट्रल ब्रांच ब्लॉक प्लस लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक. For example, RS R prime pattern, wide QRS and deep T inversion and S slurred S wave in V6. So RS R prime pattern in and wide QRS in V1 and slurred S wave in V6 ये मिलता है right ventral branch block में, and the patient has significant left axis deviation, right, and small R D S pattern in inferior leads or small Q and tall R pattern in lateral leads. So this patient has bifasicular block. Now इसके बाद हम देखते हैं लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक. जैसा कि हम पहले भी देख चुके, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर मोटा होता है और उसको ड्यूअल ब्लड सप्लाई होता है, एलईडी से भी होता है और राइट कॉर्नर से भी होता है, इसलिए उसमें लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक रिलेटिवली रेयर है. इसमें क्या होता है, लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में जो इनिशियल करंट जाता है वो जाता है अपवर्ड्स एंड टू द लेफ्ट. दिस इज प्रैक्टिकली अपोजिट टू जो अपन लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में देखते हैं. इनिशियल करंट उसमें नीचे जाता था और राइट में जाता था, इसमें इनिशियल करंट विल गो टू लेफ्ट एंड हायर अबव, है ना. सो दिस ये जो वन दिख रहा है ना, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इनिशियल करंट. इससे क्या होगा, जो लेफ्ट साइडेड लीड्स में छोटा सा r मिलेगा. फॉर एग्जांपल इन AVL यू गेट अ स्मॉल r, व्हाइल इन inferior leads, फॉर एग्जांपल लीड 2 और लीड 3 यू विल गेट अ स्मॉल q. उसके बाद मेन यहां से करंट घूम के टुवर्ड्स राइट साइड इंफीरियरली और टुवर्ड्स राइट जाता है. दिस इज वेक्टर 2. दिस विल कॉज अ टॉल r इन inferior leads एंड अ q S in lateral leads. So initial QRS is directed superiorly and to the left, so that will give rise to prominent Q waves in inferior leads and small r in AVL and lead 1. Following vector is directed rightwards and inferiorly with axis of about 90 to 120 degrees positive, जिससे tall r होगा in inferior leads and deep S in lateral leads. Mean QRS forces will be increased in magnitude, जैसा हम देख चुके हैं लेफ्ट एंटीरियर फेसिकुलर ब्लॉक में. उसमें भी मीन QRS forces फ्रंटल लीड्स में बढ़ गए थे, मतलब QRS एम्पलीट्यूड बढ़ गया था. एंड डिस्टल लिम्ब ऑफ टॉल आर इज नॉट अ स्लर. तो जो टॉल आर का डिस्टल लिम्ब है, ये देखो लीड 3 में ये हल्का सा स्लर दिखता है. वही फिर से रिपीट किया होगा. तो क्राइटेरिया फॉर लेफ्ट पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक क्या है, QRS नॉर्मल या मिनिमली इंक्रीज, मतलब ज्यादा से ज्यादा 110 मिलीसेकंड, उससे ज्यादा QRS नहीं. और राइट एक्सिस डेविएशन अच्छा खासा प्लस 90 टू प्लस 180, मतलब ये 90 है, यहां से 180 इस क्वाड्रेंट में एक्सिस रहेगी.
फिर R और डीप S इन वन AVL, ये लीड 1 और AVL में छोटा सा और डीप S, और लीड 3 में यू गेट अ स्मॉल Q एंड टॉल R. सेकेंडरी रिपोलराइजेशन चेंजेस, यूजुअली जो QRS मेन R वेक्टर होता है या जो मेन QRS कॉम्प्लेक्स होता है उसके अपोजिट होता है T वेव डिपोलराइजेशन. एब्नॉर्मल डिपोलराइजेशन विल बी फॉलोड बाय एब्नॉर्मल रिपोलराइजेशन, बट इतना एविडेंस क्लियर कट नहीं दिखता. कभी कभी T वेव नॉर्मल भी हो सकती है. नाउ जो ECG क्राइटेरिया है लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक के, वो अप्लाई करते हैं तभी जब अदर कॉजेस ऑफ राइट एक्सिस डेविएशन आर नॉट देयर, लाइक राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी. ठीक है, ECG criteria of left posterior vesicular block apply only in absence of other causes of right axis such as right ventricular hypertrophy due to valvular disease or lung disease or carpal tunnel. मतलब अच्छा खासा अगर राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी है तो उससे इतना राइट एक्सिस डेविएशन हो जाएगा कि केवल उस कंडीशन में आप ये वाले क्राइटेरिया से लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक डायग्नोस नहीं कर सकते. ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, कभी-कभी ओल्ड मायोकार्डियल इन्फार्क्शन में आपको राइट एक्सिस मिलेगी रिजल्टिंग इन Q waves में अपीयर इंफीरियर Q waves मिलेंगी आपको, तो आपको ऐसा लगा ये ओल्ड MI है, बट दिस इज पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक क्योंकि STT चेंजेस देखना है इस टाइम में. हाई लैटरल वॉल एंड एंटेरोलैटरल वॉल कैन मिमिक लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक. स्मॉल Q waves इन द इंफीरियर लीड्स मे कॉज कंफ्यूजन विद MI. ये हम बता चुके हैं कि छोटे से Q waves जो पहले दिखते हैं, पहला इनिशियल वेक्टर पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक का राइट वर्ड्स एंड लेफ्टवर्ड जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, इसलिए Q waves इंफीरियर लीड्स में दिखते हैं जो कि MI से कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं. WPW में भी आपको लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक जैसा पैटर्न मिल सकता है, बट फिर से शॉर्ट PR इंटरवल एंड डेल्टा वेव एंड वाइड QRS, सो इससे आप WPW को डिस्टिंग्विश कर सकते हो. कभी-कभी मिसप्लेस्ड लीड से पोस्टीरियर वेसिकुलर ब्लॉक जैसा पैटर्न आ सकता है. देखो ये पेशेंट को हाई लैटरल वॉल MI है, so you get a tall QRS in lead 3 and tall R wave in lead 3 and a QS pattern in AVL. तो आपको ऐसा देख के लग सकता है कि probably patient has left posterior vesicular block, but see the STT changes. This is half ST and T inversion, deep T inversion. So अगर left posterior vesicular block होता तो ये QRS negative है तो T positive होनी चाहिए थी, पर T inversion and half ST, so this patient has left posterior vesicular block, has high lateral wall MI. यहाँ पे inferior leads में थोड़ा सा यहाँ पे stimulation दिख रहा है. ये देखो यहाँ पे भी आपको tall R मिल रहा है, हल्का सा Q मिल रहा है, और यहाँ पे आपको negative wave मिल रहा है, तो आपको ऐसा लगेगा कि this is posterior vesicular block, but see the ST elevation. So this is subtle inferior wall MI. लेफ्ट पोस्टीरियर ब्लॉक यूजुअली कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं रहती. जैसा मैंने एंटी वेसिकुलर ब्लॉक के टाइम बताया कि अगर ट्रिपल वेसिकुलर ब्लॉक है या कोई सर्टेन डिसऑर्डर्स है, न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स जैसे एंडरसन फेब्रिज डिसीज वगैरह, तभी पेसमेकर की आवश्यकता पड़ सकती है, या न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स है. पर अगर आइसोलेटेड LPFB है तो प्रोबेबली नो ट्रीटमेंट इज रिक्वायर्ड. लास्टली हम देखते हैं लेफ्ट सेप्टल वेसिकुलर ब्लॉक. जैसा कि हम देख चुके हैं लेफ्ट एंटीरियर बंडल के 3 ब्रांचेस होते हैं, लेफ्ट बंडल ब्रांच के 3 ब्रांचेस होते हैं, लेफ्ट एंटीरियर वेसिकुलर, लेफ्ट पोस्टीरियर वेसिकुलर और कभी-कभी ये मीडियन वेसिकुलर रहता है, दिस इज कॉल्ड अ सेप्टल वेसिकल. इसमें मेन चीज रहती है सेप्टल वेसिकल जो रहता है उसका अगर प्रॉब्लम आता है तो इट डजंट डू एनीथिंग विद द QRS ड्यूरेशन, केवल सेप्टल एक्टिवेशन में उसका रोल रहता है. हम देखेंगे कैसा, इसलिए you don't get any changes in the QRS complex or the duration of QRS complex. ये left anterior fascicle, left septal fascicle and left posterior fascicle. So if this gets blocked, what happens? Now हम ये normal heart का depolarизation देख चुके हैं. ये जो red arrows है that indicates the septal depolarization. इनिशियल करंट कहां से चालू होता है, लेफ्ट बंडल ब्रांच से चालू होता है एंड गोस टुवर्ड्स द राइट.
जिससे राइट साइडेड लीड्स में या इंफीरियर लीड्स में जैसे V1 में आपको छोटा सा R वेव मिलता है और V6 में आपको छोटा सा Q वेव मिलता है। उसके बाद ये सेप्टल डिपोलराइजेशन के बाद ये जो फ्री वॉन डिपोलराइजेशन होता है उसके कारण आपको टॉल R मिलता है V6 में और S मिलता है V1 में। और लास्टली ये जो पोस्टेरो बेसल सेगमेंट्स है दे आर लास्ट टू डिपोलराइज, दे कॉज द S वेव और द डिस्टल पार्ट ऑफ द R वेव, जो R वेव वापस आते हैं ना ऐसे। तो ये जो वापस आने का जो पार्ट रहता है R वेव का दैट इज ड्यू टू द और ये S वेव कॉम्प्लेक्स रहता है दैट इज ड्यू टू द टर्मिनल डिपोलराइजेशन। ये नॉर्मल है, ये हम देख चुके हैं। जिनको ये समझ में नहीं आ रहा है वो मेरा डिपोलराइजेशन का वेंट्रिकुलर नॉर्मल वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन का क्लास है, वो देख लीजिए, उसकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गई है। What happens in सेप्टल ब्लॉक? सेप्टल ब्लॉक में ये जो करंट रहता है ये मीडियन फेसिकल से आता है, सेप्टल फेसिकल से आता है। ये करंट थोड़ा डिले होता है। नॉर्मली क्या है, ये करंट जो लेफ्ट टू राइट जल्दी आता है, सबसे पहले आता है। सो ये करंट ताकत पकड़ता है और ये वाला करंट 5 मिलीसेकंड्स लेटर आता है राइट साइड से, बट तब तक ये ऑलरेडी ताकत पकड़ चुका होता है, इसलिए इट प्रोड्यूसेस अ स्मॉल R वेव इन V1 एंड स्मॉल Q इन V6। ये हम नॉर्मल डिपोलराइजेशन। पर अभी क्या होता है, लेफ्ट सेप्टल ब्लॉक होने से ये जो करंट है धीरे आता है, लेट आता है। तब तक ये करंट जो नॉर्मली 5 मिलीसेकंड्स बाद में आता है वो डेवलप हो जाता है। तो ये दोनों करंट आपस को कैंसिल करते हैं, राइट? सो यू डू नॉट गेट दिस small R wave in V1 and you do not get this small Q wave in V6. So loss of septal Q waves, ये जैसा V6 है इसमें septal Q wave नहीं है, so this could be the early sign of septal fascicular block. यहां पे देखो, अगर a greater delay in left septal activation हो गया, मतलब लेफ्ट सेप्टम पहले तो केवल ये करंट लेट आ रहा था, दोनों आपस को कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे थे, कैंसिल कर रहे थे। अब ये करंट और लेट हो गया तो नाउ ये वाला राइट साइड का जो करंट है जो राइट बंडल से आता है दैट बिकम्स मोर प्रेडोमिनेंट। तो सेप्टम का जो डिपोलराइजेशन होता है वो उल्टे डायरेक्शन में होता है। सो इन दैट केस यू गेट Q waves इन द एंटीरियर लीड्स। V1 V2 में आपको Q waves मिलेंगे, राइट? जैसे यहाँ पे छोटी सी Q wave मिल रही है V1 V2 में, राइट? तो इसमें क्या होता है, सेप्टल डिपोलराइजेशन इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। और लास्टली व्हेन फॉर सम रीजन सेप्टल एक्टिवेशन रिमेन्स लिमिटेड and delayed, loss of initial septal activation from left septal fascicular block results in late right to left, left to right and back to front। मतलब कभी-कभी क्या होता है कि ये septal activation इतना स्लो होता है कि करंट जो एंटीरियर पोस्टीरियर fascicular से गया था वो पीछे से सामने की तरफ आता है and that creates R wave, that creates R wave in the anterior leads, right? So these are the three signs of left posterior septal fascicular block। इसमें यही चीजें हाईलाइट हुए। Left septal fascicular is blocked, so what you get is V1 V2 में you get tall R waves and in V6 you get S wave and loss of Q waves। So QRS duration is normal। क्राइटेरिया क्या है लेफ्ट सेप्टल fascicular block के? QRS duration is normal, normal QRS axis, predominant R waves in V1 to V3। ये देखो predominant R waves in V1 to V3, loss of septal Q waves in V5 V6 and initial Q waves in V1 V2। कभी-कभी initial Q waves मिलती है V1 V2 में, इसमें तो ये देखो initial Q waves मिल रही है V1 V2। So these are the changes of left septal fascicular block। सेम डायग्नोस्टिक चीजें मैंने रिपीट की है। QRS ड्यूरेशन नॉर्मल रहता है, QRS एक्सिस is normal, predominant R waves in V1 to V3, loss of septal Q waves in V5 V6 and initial Q waves in V1 V2। Common causes of left septal fascicular block are coronary artery disease, the most common, cardiomyopathy, diabetes and Chagas disease।
लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन, मतलब जस्ट हम लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक देख रहे हैं तो तुरंत ईसीजी में देखने मतलब होगा कि लेफ्ट सेप्टल फेसिकुलर ब्लॉक है, बिकॉज बाकी चीजें जो इंपॉर्टेंट ज्यादा चीजें दे गेट मोर इंपॉर्टेंट, सो दिस बाकी कुछ नहीं है, तो दिस इज अ डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन। इसमें देखो ये आर वेव्स आ गई V1 V2 में, एंड सेप्टल की वेव्स बहुत छोटी है, ये जो एट्रियल एक्टोपिक है, ये जो एक्टोपिक है, ये वाले एट्रियल वेव है, एक्टोपिक में you do not get septal Q waves and a small R wave you can see. So this is a septal fascicular block. Thank you for patient listening. यहाँ हमारे लेफ्ट एंटीरियर पोस्टीरियर फेसिकुलर ब्लॉक सेप्टल ब्लॉक हो गए, लेफ्ट बंडल ब्लैंक ब्लॉक हो गया इंक्लूडिंग कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट, राइट बंडल ब्लैंक ब्लॉक हो गया कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट। सो हियर वी आर ओवर विद द ब्लॉक्स। इन नेक्स्ट सेशन हम देखेंगे ECG in coronary artery disease. Thank you for patient listening. Thank you.